वेलकम टू S19 एजुकेटर और आप सुन रहे हैं ऑडियो लेक्चर पार्ट 3 जिसमें हम साइकोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट 2 में आपने सुना रिसर्च मेथड के बारे में, जिसमें हमने रिसर्च मेथड में पहला डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड और इसके बहुत सारे टूल्स के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने सेकंड मेथड जो बोला था वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च था, इसके बारे में हमने बात की। तो अब आते हैं तीसरा मेथड हमारे पास, जिसको बोलते हैं कोरिलेशन रिसर्च। क्या नाम है? कोरिलेशन रिसर्च। हिंदी में इसको बोला जाता है सहसंबंध। क्या बोला जाता है? सहसंबंध रिसर्च। ठीक है। एक्चुअली क्या है, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, बट इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। साथ में ये जो कोरिलेशन रिसर्च का एक क्वेश्चन 29 अक्टूबर 2019 में पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था इसमें डायरेक्ट। ठीक है। तो कोरिलेशन रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो कोरिलेशन रिसर्च का मतलब ये होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है या कोई भी दो चीज़ें हैं जिनके बीच में आपस में एक संबंध होना, यानी कि एक रिलेशनशिप बिटवीन टू अदर ऑब्जेक्ट। अब इसके हम टाइप्स की बात करते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं: पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और जीरो कोरिलेशन। ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध। तो सबसे पहले पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं। तो पॉजिटिव कोरिलेशन का हम एक पहले जर्नल एग्जांपल लेते हैं। जर्नल एग्जांपल में अगर हम बात कर रहे हैं कि मान लो एक बिग सिटी है, उस बिग सिटी में वहाँ पर नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है। अगर वहाँ पे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स की जो बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पेट्रोल की भी खपत बढ़ेगी। यानी कि कहने का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट के बढ़ने से दूसरे का भी बढ़ना होता है। इसमें 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये दोनों एक साथ ही बढ़ेंगी या दोनों एक साथ ही डाउन होगी। जर्नल एग्जांपल लेते हैं, फिर एजुकेशन का एग्जांपल लेंगे। जर्नल एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं कि अगर एक सिटी है तो उसमें अगर बहुत सारे व्हीकल्स बेचे जा रहे हैं तो इसका मतलब पेट्रोल की भी खपत बढ़ेगी। अगर व्हीकल्स ज़्यादा बिक रहे हैं तो पेट्रोल भी ज़्यादा खपत होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सेम हम अगर किसी गाँव में जाते हैं, वहाँ नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कम होते जा रहे हैं, तो जो पेट्रोल की खपत है वो भी कम होती जाएगी। ठीक है। तो यानी कि जब एक चीज़ के बढ़ने पे दूसरी चीज़ बढ़ रही हो या उसी चीज़ के घटने पे दूसरी चीज़ भी घट रही हो, तो ऐसे जो आपस में जो रिलेशनशिप होता है, ऐसे जो कोरिलेशन होता है, उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अब आपके एजुकेशन में आते हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन सेक्टर में क्या है, फॉर एग्जांपल कि अगर आप कितने अच्छे कंटेंट को आप पढ़ते हो, उतना ही अच्छा आप स्कोर करते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यूट्यूब पे ले लो, आप कितनी अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो देखते हो, उतनी ही आपकी क्वालिटी में आपका कंटेंट तैयार होता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं आपके एजुकेशन से। आप जितनी अच्छी बुक से पढ़ेंगे उतनी ही अच्छी आपकी नॉलेज होगी। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट में बहुत सारा क्रैप मटेरियल पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे ना बुक्स तो कवर पेज को देखकर और बाहर के कंटेंट को देखकर बहुत ख़रीद लेते हैं, लेकिन कई बार वो इतना उनके लिए हेल्पफुल नहीं होता है। ओके। तो अब हम आते हैं सेकंड क्या है? नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये है कि एक चीज़ के बढ़ने पे दूसरी चीज़ का घटना होता है। अगर आप एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि भाई आपने अगर एजुकेशन से ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, तो एक पेपर है, कोई एग्ज़ाम है, तो अगर वो एग्ज़ाम अगर बहुत ज़्यादा इजी होगा, अगर वो पेपर बहुत ज़्यादा इजी है तो उसका कट ऑफ, मतलब अगर पेपर बहुत इजी है तो कट ऑफ हाई हो जाएगा, और अगर पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो कट ऑफ लो हो जाएगा। यानी कि एक के बढ़ने पे दूसरे का मतलब घटना हो रहा है, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। और अगर आप इसका जर्नल एग्जांपल लेना चाहें तो जर्नल एग्जांपल में आप टोमेटो का ले लो। जैसे ही आपका अगर टमाटर की कीमत बढ़ती है, अगर टमाटर महंगा हो रहा है तो आप उसकी खपत कम कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही टमाटर सस्ता हो जाता है आप उसकी खपत को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि जैसे कि अगर मान लो टमाटर सस्ता हो गया तो आप उसको सब्जी में भी डाल रहे हैं, सलाद में भी डाल रहे हैं और भी तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो महंगा हो जाता है तो आप उसकी क्वान्टिटी कम कर देते हैं लाना। ठीक है। थर्ड आता है हमारा जीरो कोरिलेशन। जीरो कोरिलेशन में एक के बढ़ने पर उसके दूसरे ऑब्जेक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब एक बढ़ रहा है, मतलब चाहे उसकी कीमत बढ़े कुछ हो तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं लूँगा
अगर रियल लाइफ एग्जांपल दूँ तो सॉल्ट का, नमक का ले लेते हैं। नमक की चाहे कीमत बढ़ जाए या कम हो जाए, उसकी खपत कभी कम नहीं होती, मतलब जितनी आप उतनी ले रहे हो। अगर मान लो नमक महंगा भी हो जाए तो आप जितना इस्तेमाल करें उतना ही करेंगे, और नमक चाहे बहुत सस्ता भी हो जाए तो अभी आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज़ करेंगे। तो ये आपके रियल लाइफ एग्जांपल है। अगर इसको एजुकेशन से लेकर जाएँ तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि आप किसी एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने भी बैठें, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट चाहे 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, अगर वैकेंसी आपकी 8,000 है तो वो सिर्फ 8,000 ही बच्चे लें। चाहे वो, अगर वो उस एग्ज़ाम को 1 लाख बच्चे देते अगर एग्ज़ाम, तो भी 8,000 का ही सिलेक्शन होता। 10 लाख देने तो भी 8,000 का होता। तो यानी कि एक के बढ़ने पे दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं दैट इज़ ज़ीरो कोरिलेशन। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे चलते हैं कि भाई कोरिलेशन का एक रेंज होता है, हर चीज़ का एक रेंज होता है ना। तो कोरिलेशन जब आप इसमें सॉल्व करोगे स्टैटिक्स में कि कोरिलेशन आपका क्या आया, तो उसमें अगर याद रखना अगर कोरिलेशन की वैल्यू 1 के आसपास आती है, 1 है मतलब -1 और 2, 1 के बीच में ये रेंज होता है, यानी कि -1 से लेकर 1 के बीच का जो रेंज है। अगर आपका 1 आ रहा है, ये 1, तो ये मैक्सिमम कोरिलेशन होगा, यानी कि मैक्सिमम कोरिलेशन, इनके बीच में बहुत ज़्यादा संबंध है। और अगर मिनिमम आएगा तो वो माइनस में होगा, ठीक है। जिसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम इसको अगर 3 फॉर्म में डिवाइड करें तो -1, 0 और 1। तो जीरो कोरिलेशन का आपका एग्जांपल दे दिया। और पॉजिटिव कोरिलेशन में प्लस की वैल्यू होगी, नेगेटिव में माइनस की वैल्यू होगी। तो इसके अलावा आप इसके अंदर ये भी देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन जो जीरो से जितना दूर होगा वो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा, जो जीरो के जितना नज़दीक होगा वो वीक कोरिलेशन होगा, चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म में हो चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में। तो इसमें हमने इस तरीके से ये डिस्कस किया। ओके, अब हम बात करते हैं। तो अब आता है हमारे पास टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ डूइंग रिसर्च। मतलब जो रिसर्च हम कर रहे थे ना, ये आपका जो रिसर्च मेथड्स कर रहे थे, तो ये रिसर्च किस तरीके से किया जाता है, इसका रिसर्च करने का तरीका क्या होता है, यानी कि टाइप ऑफ डूइंग रिसर्च मतलब किस प्रकार की मतलब रिसर्च हम करते हैं। तो हमारे पास ये 2 फॉर्म होते हैं, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडल, एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडल, और दूसरा हमारा होता है क्रॉस सेक्शनल। दूसरा हमारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल। अब लॉन्गिट्यूडल की अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ डूइंग रिसर्च में हमने बात की लॉन्गिट्यूडल और क्रॉस सेक्शनल होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मतलब किसी बच्चे का लेकर मतलब वो स्टार्ट करेगा रिसर्च, और उसकी पूरी लाइफ स्पैन तक वो रिसर्च करता रहेगा उसके ऊपर। तो ये लॉन्गिट्यूडल एक बहुत लंबे टाइम तक होता है। अब इसमें एक डिसएडवांटेज ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर सपोज़ करो एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसकी एज 30 है, और वो एक बच्चा पैदा होता है, उसकी स्टार्ट करता है वो उसकी लाइफ स्पैन के बारे में कि पूरा वो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के ऊपर पूरा अगर करता है उसके बर्थ से डेथ तक। तो आप खुद सोचो कि अगर जिस बंदे की एज 30 है, वो बच्चा अभी पैदा हुआ है, तो वो बच्चे के मरने से पहले जो रिसर्च करने वाला है वो तो खुद ही मर जाएगा जब तक। तो इतनी लंबी लाइफ स्पैन है, चलो 1-2% रहता भी है कोई तो ठीक है, अदरवाइज वो मर जाएगा, तो उसका जो वर्क है वो किसी और को ट्रांसफ़र करेगा। तो वो मतलब इस तरीके से अगर एक बच्चे का मतलब अगर करते हैं तो बहुत लंबा होता है, इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडल रिसर्च कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि एक तो टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसको करने में भाई बहुत लंबा टाइम लग जाता है, और कई बार कंप्लीट भी नहीं होता। तो इसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि पूरा सक्सेसफुल रिसर्च हो पाए। हो सकता है जो रिसर्च करने वाला है उसकी अगर बाय डिफ़ॉल्ट या बाय लक उसकी अगर एज बहुत ज़्यादा लंबी हुई, उस बच्चे के डेथ से पहले मतलब बच्चा जो पैदा हुआ उसके डेथ तक वो मतलब जीवित रहा, अलाइव रहा, तो रिसर्च सक्सेसफुल हो गया। अदरवाइज वो अगर उसकी डेथ पहले हो जाती तो रिसर्च अनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो जिस तरीके से जियो एनालिटिक करके वो रिसर्च कर रहा था वो बाकी तो नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा कम सक्सेसफुल हुआ। दूसरा आता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। इसमें दूसरे टाइप्स की बात करें क्रॉस सेक्शनल, इसमें क्या हुआ कि इन्हें ना कुछ ग्रुप बना दिए गए कि मान लो इसमें पैरेलल रिसर्च करते रहे। जैसे कि पहले ग्रुप में बोल दिया कि 0 से 2 ईयर के बच्चों का रिसर्च कुछ अलग पीपल्स करेंगे, और सेकंड ग्रुप में 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों का, थर्ड में 5 से 10, फोर्थ ग्रुप में 10 से 18, और पाँचवें ग्रुप में 18 से 40, और छठे ग्रुप में 40 से 60, और सातवें ग्रुप में 60 या मृत्यु तक का करेंगे। तो ये एक तो पहली बात तो इसमें एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि एक ही टाइम पे पूरे लाइफ स्पैन का वो हो रहा था। और इसके अंदर क्या है, इसमें क्या था कि स्टडी जो हो रही थी वो डिफरेंट ग्रुप की हो रही थी, जबकि लॉन्गिट्यूडल में एक सेम ग्रुप की कर रहे थे, और इसमें डिफरेंट ग्रुप का था। तो इनके पास एक साथ ही बहुत ज़्यादा आउटपुट निकल के आ रहा था, है ना।
तो ये टाइप ऑफ रिसर्च में इस तरीके से इसमें बात की है कि इस तरीके से कर सकते हैं। तो काफ़ी फेमस भी हुआ क्रॉस सेक्शनल, जिसमें हम क्या होता है कि एज उस पर क्राइटेरिया पे हम आसानी से कर पाते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल एक लाइफ स्पैन में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम आपको मिलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट, कुछ उसके बेसिक्स डोमेन के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच कनेक्टिंग विद अस।